नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आईएएस अशोक खेमका पर भ्रष्टाचार के आरोप, एचडब्ल्यूसी के एमडी संजीव वर्मा ने लगाए आरोप। 2010 में 2 अधिकारियों की गलत ढंग से की नियुक्ति, हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन ने की थी नियुक्ति। 2010 में एचडब्ल्यूसी के एमडी थे अशोक खेमका। एफआईआर करने को लेकर असमंजस में पुलिस। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये मामला, इस पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एफआईआर करने को लेकर पुलिस अब असमंजस में है। आईएएस अशोक खेमका पर भ्रष्टाचार के आरोप, एचडब्ल्यूसी के एमडी संजीव वर्मा ने लगाए हैं ये आरोप। 2010 में 2 अधिकारियों की गलत ढंग से नियुक्ति की, हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन ने की थी नियुक्ति और एफआईआर करने को लेकर अब पुलिस असमंजस में है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। आईएएस अशोक खेमका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और अब पुलिस जो है वो एफआईआर करने को लेकर असमंजस में है। आईएएस अशोक खेमका पर भ्रष्टाचार के आरोप, एचडब्ल्यूसी के एमडी संजीव वर्मा ने ये आरोप लगाए। 2010 में अधिकारियों की गलत ढंग से नियुक्ति की गई थी, हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन में की गई थी नियुक्ति। एफआईआर करने को लेकर असमंजस में है पुलिस। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अब पुलिस असमंजस में है। आईएएस अशोक खेमका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वहीं पुलिस एफआईआर को लेकर असमंजस में। रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। रवि, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही साफ छवि के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका पर जो है वो मौजूदा समय के अंदर हरियाणा हाउसिंग वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी संजीव वर्मा द्वारा जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2010 में जब अशोक खेमका जो बतौर उस समय हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी थे, उस दौरान उन्होंने प्रथम श्रेणी के अंदर जो है 2 अधिकारियों के नियुक्तियां की थी और गलत ढंग से नियुक्तियां की गई थी। हालांकि उन्होंने आरोप लगाए थे कि उन्होंने पैसे लेकर पैसे का लेन देन के भी आरोप लगाए हैं और उसके तहत जो है इस कार्रवाई उसके खिलाफ जो है सेक्टर 5 पंचकुला के अंदर जो है वो एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी रिपोर्ट को जो है उन्होंने एसीएस कृषि विभाग के एसीएस सुमिता मिश्रा और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल को भी इसकी रिपोर्ट सौंपी है, साथ ही चार्जशीट की भी सिफारिश की है। जी बिल्कुल। और रवि, अशोक खेमका एक ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रमुख रूप से वो खुद बोलते रहे हैं, प्रखर रूप से बोलते रहे हैं, और आज उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, इस बात को लेकर समूचे प्रदेश के अंदर जिस तरह से ये खबर जो है एकदम से फैली है, उससे इसको लेकर जो है तमाम अफसरशाही पर जो है वो एक तरह से हड़बड़ाहट जो है वो फैल चुकी है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि अशोक खेमका एक ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो समय समय पर अपनी बातों को जो है मुखरता से जो है वो साझा करते रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से करें या फिर किसी और माध्यम से करें। उन्होंने हमेशा अपनी बात को जो है प्रमुखता से रखा है। यदि किसी भी विभाग के अंदर कोई भी धांधली होती है, कोई भी भ्रष्टाचार का मामला होता है, तो उसको लेकर प्रमुखता से उन्होंने अपनी बात रखी है। अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो है सोशल साइट्स पर जो है उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो ऐसे में अब उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार एफआईआर को लेकर जो असमंजस बना हुआ है, तो क्या वो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की जाती है या नहीं। लेकिन साथ ही जिस तरीके से अगर हम बात करें हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के मौजूदा समय के अंदर एमडी संजीव वर्मा द्वारा, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2010 में जब आईएएस अधिकारी अशोक खेमका बतौर हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी थे, उस वक्त उन्होंने प्रथम श्रेणी के अंदर 2 अधिकारियों की गलत तरीके से नियुक्तियां की है। हालांकि उन्होंने उन दोनों अधिकारियों को जो है मौजूदा समय के अंदर निलंबित कर दिया है और ये पूरी रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल और कृषि विभाग की एसीएस अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है उनको ये सौंपी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने एक चार्जशीट की भी सिफारिश की है इस पूरे मामले को लेकर। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मामला है जिस तरीके से ये मामला बिल्कुल रवि आईएएस अधिकारी के खिलाफ। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अशोक खेमका ने अपनी मन की पीड़ा ट्वीट के जरिए भी उन्होंने रखी है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, उनका ये कहना है कि जो घूसखोरी करते हैं
वो व्यवस्था को खरीद कर पदोन्नति पा रहे हैं। तो उनका जो मन का दर्द है वो कहीं ना कहीं ट्वीट के जरिए सामने आया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनका ट्वीट सामने आया तो ये ट्वीट जो है सीधे तौर पर जो निशाना है वो संजीव वर्मा, जिस तरीके से उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप जो अशोक खेमका पे लगाए हैं, उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है और उनकी कार्यशैली पर जो है प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े किए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके का उनका, अगर हम बात करें अभी तक का जितना सफर रहा है अशोक खेमका का, उस वो हमेशा अपनी बात को जो है मुखरता से जो है वो तमाम प्रदेशवासियों के साथ साझा करते हैं। साथ ही साथ इस ट्वीट को जो है, अब जिस तरीके से एक ट्वीट सामने है तो उसको लेकर खासी अफरा तफरी जो है वो न सिर्फ कैबिनेट में बल्कि अगर हम बात करें आईएएस अधिकारी की जो लॉबी है वहां पे भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, और ईमानदारी के पर्याय यहाँ पर कहीं ना कहीं वो माने जाते थे फील्ड पर, और अपनी तेज तरार जो उनकी कार्यशैली है उसको लेकर भी वो काफी सुर्खियों में रहते थे। ऐसे में आखिर अचानक क्या हुआ रवि, क्योंकि अब जांच हो रही है, जांच में क्या अभी तक कुछ खुलासा हो पाया है? जो इतने बड़े आरोप यहाँ पर अशोक खेमका पर लगे हैं उसको लेकर क्या अपडेट यहाँ पर मिल रहा है फिलहाल की स्थिति में? जिस तरीके से अगर हम बात करें मौजूदा समय में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जो एमडी हैं संजीव वर्मा, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2010 में जब अशोक खेमका जो है वो इस हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी थे, उस दौरान जो है उन्होंने दो प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की जो है गलत तरीके से नियुक्तियां की गई थी, जिसको लेकर जो है अब ये कार्रवाई की गई है। हालांकि उन्होंने इन दोनों ही अधिकारियों को जो है निलंबित कर दिया है और साथ ही साथ अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल और अतिरिक्त कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है उनको सौंपी है और साथ ही उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट के अंदर सिफारिश की है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दायर की जाए। जी बिल्कुल, तो फिलहाल अब आगे क्या कुछ नजर आने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बड़े नाम इस पूरे मामले में हैं। और रवि, हमने अक्सर देखा है जब भी इस तरीके से बड़े नाम किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त नजर आते हैं या फिर आरोप लगते हैं तो उसके बाद जब खुलासे होते हैं तो बड़े खुलासे होने पर आते हैं और बड़े नाम निकल कर आते हैं। तो क्या ऐसी संभावना है कि इस मामले में भी हम ऐसा ही देखने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके का ट्वीट जो है वो अशोक खेमका द्वारा किया गया है मौजूदा समय के अंदर, इसके कार्रवाई के ऊपर जिस तरीके से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके बाद से जैसा उनका ट्वीट सामने आया तो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जो है वो अपने स्तर पर क्या फैसला लेती है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती भी है, नहीं होती है, और ये तो बहुत दूर की बात है कि क्या निकलकर सामने आएगा, कौन कौन से खुलासे होंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि विभागीय कार्रवाई यदि कमेटी कोई गठित की जाती है, विभागीय कमेटी कोई गठित की जाती है, उसके ऊपर जो है किसी तरीके का संज्ञान, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से बड़े नाम जो है वो शामिल इस पूरे मामले के अंदर जो है उनका उजागर होगा। लेकिन अभी की जो ताजा स्थिति है उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक जो है उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर रजिस्टर की भी जाती है या नहीं। जी चलिए, शुक्रिया आपका रवि, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब चुनाव के दौरान यहाँ पर कभी कुमार विश्वास की ओर से केजरीवाल पर की गई टिप्पणी को लेकर पंजाब में एफआईआर दर्ज की गई है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पंजाब में मामला दर्ज करवाना सैद्धांतिक तौर पर गलत है। विज ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और अगर उन्हें गलत लगा था तो उनका अधिकार है कि वो दिल्ली पुलिस में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवाएं। वहीं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर विज ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सब कुछ खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री अगर चाहते, अगर उनको गलत लगा था, उनका अधिकार है, वो दिल्ली पुलिस में जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने दिल्ली में ना करवाकर पंजाब में कराई है, जहां पर उनकी पुलिस है, ताकि पंजाब पुलिस से वो प्रताड़ना करवा सके। ये उनका मकसद। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका सब कुछ खत्म हो, अब इनके पल्ले कुछ नहीं। वहीं यमुनानगर में पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने हरियाणा के स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता से यमुनानगर आगमन पर भेंट की और इस दौरान पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जरनैल सिंह ने कहा कि नगर निगम के पेट्रोल पंप पर उस एरिया पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है जो आने जाने का रास्ता है, जहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक सड़क से 30 मीटर तक कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती क्योंकि वो जाने का रास्ता होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी की ओर से भी यहां पर पेट्रोल पंप मालिकों को
टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं। जरनैल सिंह ने कहा कि स्थानीय निकाय मंत्री से समस्याओं के समाधान और न्याय की मांग उन्होंने की है, जिस पर मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों को सुना जाएगा और एग्जामिन करवाकर न्याय किया जाएगा। मंत्री जी आज हमारे यहाँ जमनगर में आए तो हमने जो पहले हमारी एसोसिएशन की मांगे थी वो रिटर्न में उनको दी है। सबसे मेन बात हमने ये कही है कि जब कोई भी आदमी पंप लगाता है, सरकार ने 1 एकड़ पे 2.5 करोड़ रुपया एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस लेना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 1 एकड़ आज 50 लाख से 1 करोड़ रुपए में आता है। 2.5 करोड़ सरकार उस टाइम कहती है कि हमें पहले दो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टी टैक्स, जो आज का विषय है। 2010 से पिछले 12 साल का तो ले रहे हैं और उस पर पूरे प्लॉट पे लगा दिए, जो कि गलत है। एक्ट में लिखा हुआ है कि कारपेट एरिया पे आप टैक्स ले सकते हैं। हम कारपेट एरिया किसकी डेफिनेशन क्या आज तक किसी को नहीं पता। कारपेट एरिया इन्होंने क्या किया, पीछे म्युनिसिपल कारपोरेशन यमुनानगर ने हमारे पूरे ही प्लॉट को कारपेट एरिया मान के हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया और पिछले 10 साल के नोटिस भेज दिए, जबकि कानूनन हम सड़क से 30 मीटर यानी 100 फीट तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वो सिर्फ जाने के लिए रास्ता होता है। उन्होंने मांग रखी, उसको मैं एग्जामिन करवाऊंगा, जो उचित होगा वो करेंगे। चरखी दादरी जिले में गेहूं की फसल खरीदने के लिए प्रशासन की तरफ से सभी तरह की तैयारियां की गई हैं, लेकिन बहुत कम किसान गेहूं की फसल बेचने के लिए आ रहे हैं। चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव बसंत कुमार ने बताया कि किसानों को फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए सभी तैयारियां की गई हैं। लेकिन बाजार का भाव ज्यादा होने की वजह से कुल 123 किसान मंडी में गेहूं बेचने के लिए आए हैं। सरकार के पास 7,918 क्विंटल और प्राइवेट में 460 क्विंटल गेहूं खरीदा गया है। प्रशासन की तरफ से आटा मिलों में चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरीके का अवैध स्टॉक न हो और किसी भी तरीके की लापरवाही मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। 1 तारीख से और आज तक 123 किसान मंडी में गेहूं बेचने के लिए आए हैं, जिनमें से 113 किसानों ने सरकार को गेहूं बेचा है और 10 किसानों ने प्राइवेट पर अपना गेहूं बेचा है, जो सरकार से अधिक भाव कर दिया। दतिया में मार्केट कमेटी के गेट के आगे अनाज मंडी के मजदूर धरना दे रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि लोकल गोदामों में गेहूं का माल रखने के बजाय सरकार ने यहां पर बरवाला और खेदर जैसे गोदामों में गेहूं रखने के आदेश दिए हैं। वहीं मजदूरों का कहना है कि मजदूरों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। इस बीच मजदूरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार रतिया के लोकल गोदामों में गेहूं रखने के आदेश नहीं देती, तब तक वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और मंडी का कामकाज बंद रखेंगे। जींद में इस बार गेहूं का भाव बढ़ने की संभावना के चलते आड़ती किसानों से गेहूं का यहां पर धर्म कांटे पर तोल करवाकर डलवा स्टॉक करने में जुटे हैं और जिनके गेट पास भी नहीं कटवाए जा रहे। मार्केट कमेटियों के रिकॉर्ड के अनुसार बीते साल की तुलना में गेहूं काफी कम मंडियों में पहुंचा है, जबकि खेतों में गेहूं कटाई का कार्य 80% से ज्यादा हो चुका है। वहीं अधिकारी इसकी वजह उत्पादन कम होना बता रहे हैं। जिले की नई अनाज मंडी में बीते साल 7.90 लाख क्विंटल के करीब गेहूं पहुंचा था, लेकिन इस बार अब तक करीब 4.5 लाख क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद हुई है। वहीं अनाज मंडी में आड़ती किसानों को 2016 से 2025 रुपए तक का भाव दे रहे हैं। ये भी आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर सरकार बोनस देती है तो किसान को वो बोनस भी दिया जाएगा। तो गेहूं का स्टॉक करने में जुटे हैं आड़ती और वहीं आपको बता दें कि आवक जो है वो कम हो रही है, मंडियों में किसान कम पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेहूं की सरकारी खरीद कम हुई माना ही जा रहा है क्योंकि खुला बाजार है और बाहर जो प्राइवेट ठेकेदार है उनको सही दाम मिलने को लेकर सही दाम मिलने की वजह से जो किसान है उनको गेहूं बेच रहे हैं। वहीं पैदावार कम होना भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। साथ भी ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं
अनाज स्टॉक तो नहीं किया जा रहा है। तो चीन की मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आवक काफी कम हुई है। ये दरअसल गेहूं की कटाई का पीक समय है और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि आवक जो है वो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। बहुत कम किसान यहां पर गेहूं लेकर मंडी पहुंचे। गेहूं की खरीद तो हमारी चालू ही है ही, लेकिन अब जो है माल लगभग खत्म सा ही हो चुका है, क्योंकि दिन भर में 10-15 ट्राली के अलावा कुछ आ भी नहीं रहा है। लगभग खेतों में माल नहीं है। जो भी माल है वो मंडी के अंदर ही है। तो माल पहले की अपेक्षा में कम मात्रा में है। और या मैं यूँ कहूँ कि मंडी की स्थिति या मार्केट की स्थिति को देखते हुए जो किसान स्टोर कर सकते थे उन्होंने थोड़ा बहुत स्टोर भी किया हुआ है। अदरवाइज लगभग माल हमारा मंडी में आ चुका है। मतलब गेहूं का भाव बढ़ने की वजह से मतलब स्टॉक किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसकी आशंका है। और अब की बार जो है काफी मात्रा में व्यापारी भी जो है गेहूं की निजी खरीद करने लग रहे हैं, जो 2020-2025 रुपए जो एमएसपी से ऊपर है, एमएसपी से ऊपर रेट देके। और इसका किसानों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको कैश पेमेंट मिल जाती है। बहादुरगढ़ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को बंधक बनाए जाने का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को बंधक बनाए जाने के बाद एसडीएम और पुलिस ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को मौके से छुड़वाया था। मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक यहां पर यतीन्द्रनाथ मिश्रा ने शिकायत की। उन्होंने शिकायत में बताया कि वो फैक्ट्री नंबर 708 में निरीक्षण के लिए गए थे, लेकिन वहां उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया और निरीक्षण नहीं करने दिया, जिसके चलते पुलिस फिलहाल एफआईआर में नामित आरोपियों की गिरफ्तारी की जगह जांच करने की बात कर रही है। लेकिन उद्योगपतियों का कहना है कि एफआईआर गलत है और शिकायत भी झूठी है। करीब 70 उद्योगपतियों ने इकट्ठा होकर पुलिस चौकी में झूठी शिकायत पर विरोध जताया। फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी पर केस, उद्योगपतियों ने एफआईआर करने की बात कही। एफआईआर रद्द करने की मांग यहां पर की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहादुरगढ़ की तस्वीरें। पुलिस चौकी में पहुंचकर फैक्ट्री मालिक और कर्मचारियों पर जो केस किया गया है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और कहा गया है कि जो एफआईआर है उसको वापस लेने की मांग की जा रही है। 708 इनके यहाँ पे गए थे। उन्होंने इत्तेफाक किया, इनसे अपना आई कार्ड मांग लिया। इनके यहाँ पे जो लेडी स्टाफ खड़ी थी गेट के ऊपर, उसने उसके साथ बदतमीजी करी पहले। तो फिर जब मालिक आया तो मालिक के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी और धमकी दी कि भाई मैं तुम्हारे खिलाफ ये करा दूंगा, मैं फैक्ट्री को VCA क्यों से इसका ऑर्डर मंगा देता हूँ, मैं ये करा देता हूँ, वो करा देता हूँ। तो धमकी दे के इसने और ज़्यादा आवेश में आके पुलिस प्रशासन को बुला लिया बंदे ने वहीं पर। और पुलिस प्रशासन में आने के बाद में भाई वो एक एफआईआर तक की बात हमारे खिलाफ आ गई, जबकि हमारा फैक्ट्री में ना कोई पॉलिटिंग एक्टिविटी होती है। हम लोग वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री हमारी है। क्या मांग सकते हैं? ये तो पैसे मांगता है फैक्ट्री वाला खुल रहा। पहले भी अक्टूबर 2021 से मोटा मोटी बहुत सारी फैक्ट्रियों से लाख, किसी से लाख, किसी से 2 लाख रुपए ऐसे लेता रहा। मेरे पास बकायदा नाम उन फैक्ट्रियों के, मैं खुद एफिडेविट टेंडर कर सकता हूँ कि 20 बंदे ने इस फैक्ट्री से इतने पैसे लिए हैं। मैंने अपने हाथ से खुद पैसे दिए थे, मेरे पास पैसे पकड़ाए भी गया। ये अंबाला में अवैध गोदाम पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि डेहा मंडी के पूर्व पार्षद राजेश और उनके पूरे परिवार पर नशा तस्करी का आरोप है। साथ ही इन लोगों पर नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। आरोप है कि राजेश नशे की सप्लाई करता है और नशा आगे बेचता भी है। इसी इलीगल गोदाम को सरकार के आदेश पर तोड़ा गया। आपको बता दें कि अंबाला पुलिस की निगरानी में सरकार के आदेश पर निगम की तरफ से कार्रवाई की गई। ये यहाँ पे डेहा बस्ती में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करी हुई थी। जो पूर्व MC हैं यहाँ के राजेश, उसने यहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय था उसकी जगह पे अपना गोदाम बना लिया था, जो सरकारी आदेशों पे तोड़ा जा रहा है, जिसको पुलिस बल प्रदान किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे लगे हैं।
नशे का व्यापार करता पूरा का पूरा परिवार। इन पे कुछ दिन पहले भी 260 ग्राम हेरोइन और 1500 कैप्सूल बरामद हुए थे। इसकी अलग से जो प्रॉपर्टी है उनको भी सीज करने की कार्रवाई की। 800 के करीब पुलिस कर्मचारी हैं, महिला और पुरुष पुलिस कर्मचारी हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब अलग से लगे हुए हैं और नगर पालिका का अमला है। सारी कार्रवाई है जो कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण से, किसी तरह नहीं कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। सारा काम है जो शांति से और कानून के दायरे में चलता है। ये राजेश एमसी है, उसके परिवार की संपत्ति है जो उसने नशे के कारोबार से। वहीं सोनीपत में वाहन में आग लगने से हड़कंप मच गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां शहर के सुभाष चौक के पास एक स्कूटी धू धू कर जल गई और जानकारी के मुताबिक युवक अपनी स्कूटी को एक दुकान के बाहर खड़ी करके किसी काम से गया था। इस दौरान खड़ी स्कूटी में आग लग गई। वहीं लोगों ने फायर हाइड्रेंट से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। इस बीच लोगों के बार बार कॉल करने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड में कॉल रिसीव नहीं किया गया। हालांकि सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्कूटी जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खड़ी स्कूटी में अचानक आग लग गई। दरअसल स्कूटी चालक किसी काम से स्कूटी बाहर खड़ी करके गया था और अचानक ही स्कूटी में आग लग गई। आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। वहीं फायर ब्रिगेड को कॉल भी किया गया, लेकिन वहां पर कॉल रिसीव नहीं किया गया। जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। फिलहाल उस दौरान की तस्वीरें जब स्कूटी में आग लगी। पोस्को में स्कूटी आई है, एकदम से रुकी है, रुकते तो जल के राख होगी पूरी। हाँ, जल के राख होगी। तो फायर ब्रिगेड में कोरोना के मामलों की दरअसल अब तेजी से कोरोना रफ्तार जो है अपनी तेज करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 310 नए मामले सामने आए हैं और जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और 160 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.80% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 225 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 67 और हिसार में 2, पंचकुला में 4, रोहतक में 5, सिरसा में 3 केस मिले हैं। तो प्रदेश में कोरोना की क्या है स्थिति, ये आपको बता रहे हैं। ताजा अपडेट इसको देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश की क्या है स्थिति। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।